हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 8। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। सिंपल सा सवाल है, कई बार हमने करवाया है इसको। बताना है आपको कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच स्थित है। सतलज और काली नदी के बीच, काली एवं तीस्ता के बीच, या फिर तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र के बीच। इसके लिए मेरा एक ट्रिक है, वो इसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखना है आपको यहाँ पे सॉरी, सबसे पहले याद रखना है आपको यहाँ पे पंजाब हिमालय। ठीक है, क्रम से इसको लिख लेना है पंजाब। इसके बाद आपको लिखना है कुमायूं। ठीक है, कुमायूं के बाद लिखना है आपको नेपाल, और फिर लिखना है असम हिमालय। ये 4 हिमालय 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको याद रखना है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। ठीक है, इस वक्त आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं पंजाब हिमालय, ये आपको देखने को मिलेगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय। और सतलज और यहाँ पे देखें काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में आपका कुमायूं हिमालय है। और नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, और असम जो हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग, ठीक है, तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। ठीक है, या फिर दिहांग की जगह पर आपको कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र भी देखने को मिल सकता है कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय, तो वो भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, वैसे दिहांग ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन दिहांग नहीं है, ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है, तो आप ब्रह्मपुत्र भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और इन 4 नदियों देखेंगे, चारों जो है वो किन नदियों के बीच में, ये भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब बताइए हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पूछा है यहाँ पे नेपाल हिमालय, तो देखिए नेपाल कहाँ पे है, ये नेपाल रहा आपका। और पूछ रहा है कि विस्तार जो है किन दो नदियों के बीच है, तो ये काली नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, उसी तरीके से देखेंगे कि हिमालय पर्वतमाला के 3 समानांतर श्रेणियां भी हैं। ठीक है, कौन कौन? एक है आपका महान हिमालय। ठीक है, कौन कौन है? एक है आपका महान हिमालय। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे, उसके नीचे देखने को मिलेगा आपको मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय, और उसी के नीचे देखने को मिलेगा शिवालिक। और इसी शिवालिक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, नवीनतम भाग है ये, और ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग मतलब नीचे ये वाला भाग है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर ऐसे पूछा जाए तो सबसे ऊपर महान हिमालय, उसी नीचे मध्य हिमालय, और उसी के नीचे शिवालिक है। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। आपको बताना है कौन ऐसा पर्वत है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। डफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, या फिर पटकाई बूम। तो ध्यान रखना है यहाँ पे पटकाई बूम जो है ना, ये म्यांमार और भारत के बीच की सीमा बनाता है। ठीक है, पटकाई बूम। और ये जो पटकाई बूम है ना, ये आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और साथ ही साथ म्यांमार तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार तक ये फैला हुआ है पटकाई बूम। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो डफला पहाड़ी दिया हुआ है, मिसमी पहाड़ी दिया हुआ है, ये सभी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, डफला की पहाड़ी हो, मिरी की पहाड़ी हो, अबोर पहाड़ी हो, ठीक है, मिसमी पहाड़ी हो, और पटकाई बूम तो है ही है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी गारो खासी जयंती के बारे में जानते होंगे, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, मेघालय राज्य में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन क्षेत्र आते हैं। सवाल है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन क्षेत्र आते हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं हिंद महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा।
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत भारत भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और हिंद महासागर भी आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रियो डी जेनेरिया वस्त्र एवं कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। यह किस देश में अवस्थित है? आसान सा सवाल है। रियो डी जेनेरिया जो है वो वस्त्र और कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। यह किस देश में स्थित है? कनाडा में, फ्रांस में या ब्राज़ील में? सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। और याद कीजिए यहीं पे पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था, है ना, याद होगा आपको। बाकी ब्राज़ील से संबंधित कुछ बातें हैं जो याद रखना चाहिए, जैसे कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ब्राज़ील जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका के महादेश का सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, और ब्राज़ील का जो तट है, वो सीमा जो तट है वो लगता है किससे, किस महासागर से? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर से लगता है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है, महासागर से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, महासागर से लगती है। बाकी याद रखना, यहाँ पे हमने बताया फेजेंडा के बारे में कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सवाल है यहाँ पे, कोरियोलिसिस बल कहाँ शून्य होता है, यानी कि जीरो कहाँ होता है? कोरियोलिसिस बल जो है ना, ये बताना है आपको कहाँ पे ये शून्य होता है, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर या ध्रुव पर? तो याद रखिएगा कोरियोलिसिस बल जो होता है, कोरियोलिसिस बल जो होता है विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। याद रखिएगा कोरियोलिसिस जो बल है ना, एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यह विक्षेप एक आभासी विक्षेपक बल से उत्पन्न होता है। इस विक्षेपक बल को ही कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि विषुवत रेखा पर शून्य होता है तो अधिकतम कहाँ पे होगा? पोल पर। ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम याद रखिएगा, अधिकतम फिर हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा ध्रुवों पर। ठीक है, और शून्य कहाँ पे है? विषुवत रेखा पर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे है, निम्न में से किसका तट लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। कल का सेट में, प्रीवियस के सेट में करवाया था इसका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किसका तट लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? यमन, ओमान या सऊदी अरब? सही आंसर है सी ऑप्शन, सऊदी अरब। सऊदी अरब का तट जो है वो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। ठीक है, ये सभी मैप जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैप में देखें, मैप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जहाँ पढ़ते हैं ना आप, वहाँ पे भारत का मैप, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य का मैप और वर्ल्ड का मैप, ये सब मैप सामने रखिए और कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटा उसको भी निहार कर देखिए, बहुत कुछ वहाँ से फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है? यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है? उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है या फिर दक्षिण पश्चिम में है? यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है? उत्तर पश्चिम में है या फिर उत्तर पूर्व में है या फिर दक्षिण पश्चिम में है? अगर हम बात करें यूराल पर्वत के बारे में, तो जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एशिया, थोड़ा सा ये एरिया मान लेते हैं एशिया वाला क्षेत्र है, तो यूराल किधर देखने को मिलेगा? इस एरिया मिलेगा, यूरोप की तरफ देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक तो उत्तर की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर में भी है। ठीक है, एशिया महादेश देखेंगे कि नीचे थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा ऊपर में देखने को मिलेगा, और उत्तर में देखने को तो मिलेगा ही, साथ में इसका इधर देखने को मिलेगा बाएँ साइड। तो बाएँ साइड क्या होगा? जाहिर सी बात है पूरब साइड होगा, पूरब नहीं पश्चिम, सॉरी पश्चिम होगा। ठीक है, पूरब तो इधर आगे हो जाएगा ना, तो कह सकते हैं उत्तर में होगा और पश्चिम में होगा। मैप पर देखेंगे तो आसान हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि यूराल पर्वत किधर है। तो जाहिर सी बात है यूराल पर्वत जो है सो पश्चिम, पूरब की आपका पश्चिम की तरफ है और उत्तर साइड में है, तो उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बस ध्यान रखना चाहिए आपको कि यूराल पर्वत कहाँ पे है, तो देखेंगे कि ये यूरोप में है, तो यूरोप में किधर है, तो यूरोप किधर है, तो एशिया का देखेंगे ये उत्तर पूरब में है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ए ऑप्शन सही होगा।
वहीं बात करें कि यूरोप का किधर है ये, तो यूरोप से फिर देखेंगे यूरोप के इधर ये वाला यूरोप है तो इसका इधर साइड में है, यानी कि फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तब अगर पूछता तो इसका सही आंसर हो जाता कि उत्तर पूरब में स्थित है, उत्तर में और पूरब में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा कि यूराल पर्वत, यही यूराल पर्वत है जो कि एशिया को और यूरोप से अलग करता है। ठीक है, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत। ठीक है, यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्या और भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो यूराल पर्वत है ये आपका मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। क्या लिख दे रहे हैं हम, मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, विषुवत रेखा इक्वेटर निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती हैं। सवाल है, विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो अगर आप मैप को देखते हैं तो मैप पर पाएंगे कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका से भी जाती हैं, अफ्रीका से होकर भी जाती हैं और एशिया महादेश से होकर भी जाती हैं। अर्थात यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका तो है ही है, अफ्रीका भी है। ठीक है, अफ्रीका के तो लगभग लगभग देश हैं और एशिया है। ठीक है, ये तीनों महादेश देखेंगे कि यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती हैं। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं उसको याद रखिएगा, जैसे कि अफ्रीका, अफ्रीका के महादेश का एक खासियत है कि यहाँ से तीनों रेखाएं, चाहे विषुवत रेखा हो, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, विषुवत रेखा हो या फिर कर्क रेखा हो या फिर मकर रेखा हो। ठीक है, ये तीनों रेखाएं यहाँ से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, और एक देश है यूरोप। ठीक है, देश नहीं महादेश, एक यूरोप महादेश है जहाँ से कोई भी रेखाएं नहीं गुजरती हैं, ना तो विषुवत रेखा गुजरती हैं, ना कर्क रेखा गुजरती है, ना मकर रेखा गुजरती हैं। तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि कौन ऐसा महादेश है जहाँ से कोई भी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं गुजरती हैं, तो वो इसका आंसर होगा यूरोप महादेश। ठीक है, कहाँ से तीनों गुजरती हैं, तो अफ्रीका महादेश। ठीक है, याद रहेगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में बता पाऊँ। नेक्स्ट है, मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मंगला डैम के बारे में पूछा जा रहा है कि किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, झेलम पर है या रावी नदी पर है। तो आप देखेंगे कि मंगला डैम झेलम नदी पर स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको फैक्ट है कि मंगला डैम ये झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, और मंगला डैम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर में स्थित है। ठीक है ना, और इस बांध का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1961 में शुरू हुआ था और 1967 में इसका काम पूरा हुआ था। ठीक है, बाकी बात करें झेलम का जो उद्गम स्थल है ये जम्मू कश्मीर जो है ना वहाँ से होता है, जम्मू कश्मीर के एक अनंतनाग झील के नाम सुने होंगे। ठीक है, शेषनाग झील, अनंतनाग जिला के शेषनाग झील से निकलती है ये झेलम। ठीक है, और अंततः जाके किसे मिल जाती हैं, पता है आपको, चिनाब नदी है ना, झेलम नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि झेलम जो है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें हम चिनाब नदी के बारे में तो चिनाब नदी पर देखेंगे कि भारत की 3 परियोजनाएं हैं, एक सलाल है, एक बगलीहार है और एक दुलहस्ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर ही एक है आपका सलाल, सलाल परियोजना। ठीक है, एक है बगलीहार परियोजना और एक है आपका दुलहस्ती। ये तीनों परियोजनाएं देखेंगे कि चिनाब नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, और ये तीनों देखेंगे कि ये परियोजना कहाँ पर है, ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर रावी के बारे में देख लीजिएगा। रावी नदी पर 2 परियोजना है, एक तो चमेर परियोजना है। ठीक है, एक चमेर परियोजना है और एक है थीन परियोजना। ठीक है, ये 2 परियोजनाओं को भी याद रखें। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है,
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती हैं? सवाल है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती हैं? ठीक है, तो मात्र 1, 2, 3 बताना है कितने राज्य से सीमा लगती हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती हैं? 1 राज्य से, 2 राज्य से या 3 राज्य से? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिया है राज्य के बारे में पूछा है कितने राज्यों से लगती हैं। ठीक है, राज्य के बारे में पूछा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछता तो 2 हो जाता, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में एक जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगती हैं, और जबकि एक किसके साथ लगता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, तो अगर पूछा जाता कि केंद्र शासित समेत तो 2 आंसर होगा, और अगर सिर्फ राज्य पूछा है तो मात्र एक राज्य लगता है, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से पूछा जाता है कि कितने राज्य लगते हैं, तो 2 राज्य, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित सहित हो जाएगा तो 3 राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मात्र एक राज्य के साथ सीमा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि लद्दाख में सिर्फ 2 ही ज़िले हैं ना। सवाल आ सकता है कि लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं, तो 2 ही ज़िले यहाँ हैं। लद्दाख में 2 ही ज़िले सिर्फ हैं। कौन कौन है? एक लेह है और एक कारगिल है। 2 ज़िले हैं यहाँ पे। ठीक है, और लद्दाख जो है वो, लद्दाख की राजधानी जो है वो क्या है? लेह है। ठीक है, लेह। तो याद रखिएगा इसको, इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और थोड़ा स्लो चल रहे लगता है। सिक्किम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्य से लगती हैं? सवाल है, सिक्किम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्य से सीमा लगती हैं? ठीक है, 1 से, 2 से या 4 से? तो सिक्किम के बारे में मैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बता पाएंगे। सिक्किम के जब स्थिति देखते हैं मैप पर तो आप पाएंगे कि कुछ सिक्किम कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखेंगे इधर भूटान है। ठीक है, और इधर आपको देखने को मिलेगा नेपाल, और ऊपर देखने को मिलेगा चीन, यानी कि 3 राज्यों से ये घिरा हुआ है। ठीक है सॉरी। और इसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे इधर से ये पश्चिम बंगाल से लाके सटा हुआ है इससे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही राज्य है जो कि सिक्किम से लगा हुआ है। कौन? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे एक सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सिर्फ एक। ठीक है, 3 राज्यों से कर सकते थे, 3 देशों से सीमा लगा हुआ, ये याद रखना। 3 देश से इसकी सीमा लगी हुई है। तीनों देश का नाम बता दिया हमने। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? अब हम बात करें नेपाल कहाँ पे है, तो नेपाल देखेंगे उत्तर में कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से सीमा लगी हुई इसकी है ना, इस तरीके से सीमा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। इस एरिया में देखेंगे यहाँ पे जो है ये बिहार है। 2 राज्य हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि इधर से ये वाला एरिया जो है इसे निकला हुआ इधर वेस्ट बंगाल है ना। और बाकी बात करें इधर हम इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे इस एरिया में इधर उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना जिला कितने राज्य हो गए। उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3 और वेस्ट बंगाल 4। ठीक है, और हाँ एक और हो जाएगा आपका, नेपाल है ना, तो देखिए सिक्किम भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिक्किम भी लगा हुआ है ना नेपाल के साथ, तो यहाँ पे सिक्किम भी है। तो हो जाएगा टोटल कितने? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 राज्य इसका सही आंसर है। ठीक है, तो मैप बार बार हम कह रहे हैं कि मैप दिमाग में होना चाहिए, छपा होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, गॉडविन ऑस्टिन K2 निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? अब सवाल है कि गॉडविन ऑस्टिन जो है ना K2, ये निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? ट्रांस हिमालय का है, या वृहद हिमालय का है, या फिर लघु हिमालय का है? तो याद रखिएगा गॉडविन ऑस्टिन K2 चोटी जो है वो ट्रांस हिमालय की चोटी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। बात करें हम गॉडविन ऑस्टिन की जो हाइट है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, तो 8611 यानी कि 8611 मीटर। ठीक है ना। बाकी लघु हिमालय में याद रखिएगा, लघु हिमालय में पूछा जाए तो, ठीक है, लघु हिमालय में कौन कौन आते हैं? पीर पंजाल श्रेणी है आपका, धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, और महाभारत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल। ठीक है, 1-2 याद रख लीजिए कम से कम, शायद एग्जाम में लग जाए। ठीक है, धौलाधर, और एक याद रखिएगा धौलाधर के बाद
महाभारत, ठीक है, महाभारत। ये सभी जो श्रेणियाँ हैं ये लघु हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है। और वृहद हिमालय में बात कर लें हम, तो वृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्या क्या नाम है, ये माउंट एवरेस्ट। इसके बाद है आपका यहाँ पे कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। नंगा पर्वत, ठीक है, तो सब नाम याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, सवाल है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है या उत्तर अमेरिका में है। तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, जब मैप पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के किनारे किनारे इस तरीके से पट्टी है ना, उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति से बना हुआ, तो मतलब कह सकते हैं कि ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है ना। ऐसे कुल लंबाई पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा 2300 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जल संधि यूरोप की अफ्रीका से अलग करती हैं, निम्न में से कौन जल संधि यूरोप की अफ्रीका से अलग करती हैं, जिब्राल्टर जल संधि, डोवर जल संधि या उत्तरी चैनल। तो सही आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एकांका गुहा चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन से हैं, बताना है आपको एकांका गुहा के बारे में। ये जो एकांका गुहा चोटी है इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, यह एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, या फिर यह रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, या फिर यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांगुआ देखेंगे कि चोटी एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है ये, साथ ही साथ यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। तो यहाँ पे ए और सी सही होगा, अर्थात हम लोग डी के साथ जा सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल या फिर मध्यमंडल। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, बताना है आपको कि कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा या फिर वेनेजुएला जलधारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, ये तीनों देखेंगे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ही जलधाराएँ हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ब्राज़ील जलधारा ये गर्म जलधारा है, ठीक है, ये गर्म जलधारा है, जबकि ये दोनों ठंडा जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठीक है, बी और सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी, प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी। हम लोग जानते हैं कि ये प्लूटो को ग्रह से हमारा सौरमंडल से उसको हटा दिया गया है, ग्रहों में उसको नहीं रखा जाता, ठीक है, इसे अब बोना ग्रह बना दिया गया, कब, 2006 में, ठीक है। तो बताना होगा कि इसकी खोज कब की गई थी, तो याद रखिएगा इसका खोज की गई थी 1930 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में या चीन में। आसान सा सवाल है, टकला मकान और मरुस्थल चीन में स्थित है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, चिनूक किस महादेश के स्थानीय पवन है, चिनूक किस महादेश के स्थानीय पवन है, एशिया, अफ्रीका या फिर उत्तर अमेरिका। आसान सा सवाल ये भी है, चिनूक देखेंगे आप उत्तर अमेरिका महादेश की स्थानीय पवन है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाल है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में।
तो याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? तो याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है ना, और यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास देखेंगे कि ये लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, केरल में है या फिर तमिलनाडु में है? तो याद रखिएगा सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सेवराय की पहाड़ी पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में से एक है, ये है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि पूर्वी घाट की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो जिंदागढ़ा नाम है। ठीक है, क्या नाम उसका? जिंगागढ़ा, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? सवाल है निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? धौलीगंगा, मंदाकिनी या पिंडार? तो याद रखिएगा अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में से धौलीगंगा भी है, मंदाकिनी भी है और पिंडार भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इस प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में देखने को मिलेगा आपको? ठीक है, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो याद रखिएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण ई के प्रकार की जलवायु में भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ई जो समूह है ना, जो ई समूह है जो वर्गीकरण किया गया है, ई जो होता है इसमें ध्रुवीय या शीत जलवायु पाया जाता है। ध्रुवीय या शीत जलवायु पाया जाता है, नहीं कि ठंडी जलवायु यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब क्या है? यहाँ पे देखेंगे शीत जलवायु है। ठीक है, तो ई प्रकार की जलवायु भारत के इन सभी जगहों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी भी याद रखिएगा ए बी सी डी ई जो वर्गीकरण किया गया ना उसका नाम कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिस्ट दे देते हैं हम। ए के बारे में पूछ लिया जाए, ए के बारे में तो याद रखिएगा ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंधित है। उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अगर बी पूछा जाए, ठीक है, बी के बारे में तो शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। सी के बारे में पूछ लिया जाए तो उष्ण शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक है, उष्ण शीतोष्ण। ठीक है, या फिर मध्य अक्षांशीय जलवायु भी कहते हैं इसको। डी अगर पूछा जाए तो डी के बारे में बताइएगा महाद्वीपीय या शीतल हिमवन जलवायु। ठीक है, महाद्वीपीय या फिर शीतल हिमवन जलवायु। ठीक है, और ई तो हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तापी नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है? तापी नदी का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? सतपुड़ा पहाड़ी से, विंध्य श्रेणी से या फिर अरावली पहाड़ी से? तो कई बार हमने बताया है ताप्ती नदी की उत्पत्ति सतपुड़ा पहाड़ी से होती है। ठीक है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। ठीक है, और विंध्य श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना। ठीक है ना, और अरावली पर्वत की बात करें तो क्या है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, हैदराबाद में है या नई दिल्ली में है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी कुछ देख लीजिए, 1851 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सवाल है मलनाड। ठीक है, मलनाड क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में है? तो याद रखिएगा मलनाड जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन।
कर्नाटक। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गरसोपा जलप्रपात सरस्वती नदी पर है, या फिर डुडुमा जलप्रपात महानदी पर है, और एक चुलिया जो है जलप्रपात है ये लूनी नदी पर है। बताना यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो डुडुमा जलप्रपात है ना, ये आपका मचकुंड नदी पर है। ठीक है, मचकुंड नदी पर है। ठीक है, मचकुंड नदी पर है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये बात करें हम चुलिया जलप्रपात के बारे में, तो ये आपका चंबल नदी पर राजस्थान में है। चंबल नदी पर है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और बाकी पहला ऑप्शन दिया है धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है, ये तो ठीक है। ठीक है, और गरसोपा जलप्रपात ये सरस्वती नदी पर है, ये भी सही है। तो बताइए गलत कौन सा है यहाँ पे, सुमेलित कौन कौन नहीं है, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, केवल तीसरा और चौथा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान का जवार क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोना, चांदी या सीसा? आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि राजस्थान का जो ज्वार क्षेत्र है मुख्य रूप से चांदी और सीसा खनिज के लिए और भंडारण के लिए भी और उत्पादन के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, भंडार के लिए भी और उत्पादन के लिए भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांदी और सीसा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए नामरूप से पता चल रहा है ना, कहाँ होना चाहिए? असम में। ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का जो नामरूप संयंत्र है वो असम राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, 1978 में की गई थी। याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तान के जगह सिर्फ भारत लगा देंगे यदि, ठीक है, मतलब ये कि भारत उर्वरक निगम जो है, ठीक है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना पूछा जाए तो 1961 बताइएगा, लेकिन नहीं हिंदुस्तान लगा दे। हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड का हिंदुस्तान उर्वरक निगम का स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? गोरखपुर है, हाजीपुर है, भुवनेश्वर में है? सही आंसर है यहाँ पे हाजीपुर। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में कौन जनजाति पाई जाती है? ठीक है, कई बार हम बताएं इसका आंसर, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन जनजाति पाई जाती है? टोडा, भोटिया या थारू? याद रखिएगा, टोडा जनजाति मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बात करें यहाँ पे हम भोटिया के बारे में, तो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो सिक्किम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, जो कि थारू लोग देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सरदार, सवाल है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में है, कोझीझकोड में है, या फिर पोर्ट ब्लेयर में है? ये भी आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अहमदाबाद। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती हैं? आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से, या फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से, या फिर मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से? बताना है आपको छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य समूह से लगती हैं। यहाँ पे हम बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, ये 26वां राज्य के रूप में हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के
बना था 2000 में, ठीक है। और 2000 में ही देखेंगे कि झारखंड राज्य भी बना था 28वां राज्य के रूप में। तो याद रखिएगा ये 26वां राज्य बना था। कब बना था? 2006 में। किससे अलग होकर के? तो मध्य प्रदेश से। 2006 लिख दिया हमने, गलती हो गया, 2000 में, ठीक है। किससे अलग होकर के? मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ है तो मध्य प्रदेश की सीमा तो लगेगा ना, ठीक है। चलिए आप बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो सीमा है ना आपका, ये मध्य प्रदेश से लगता है पहला, ठीक है। मध्य प्रदेश से लगता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश से भी लगता है, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश से भी लगता है, ठीक है। और इसके बाद झारखंड से भी लगता है। इसके बाद आपका झारखंड के बाद देखेंगे कि यहाँ पे उड़ीसा से भी लगता है, ठीक है, उड़ीसा से भी लगता है। और एक तेलंगाना, तेलंगाना से भी लगता है। और एक आपका लगता है यहाँ पे महाराष्ट्र से भी, ठीक है, महाराष्ट्र से भी लगता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है। आंध्र प्रदेश तो है, तेलंगाना भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी लगता है, मध्य प्रदेश तो लगता ही है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, मध्य प्रदेश तो लगता ही है, झारखंड से भी लगता है, उड़ीसा से भी लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो ऑप्शन है सही दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल देकर के आपको उलझा सकता है, आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। बार बार हम कहते हैं मैप को जरूर देखिए। नेक्स्ट है, एक बार मैप दिमाग में बैठ गया ना तो ऐसे ऐसे सवालों को ऐसे धज्जे उड़ा देंगे आप, लेकिन मैप दिमाग में होना चाहिए। निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? सवाल है, निम्न में से कौन नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, नील नदी या फिर लिम्पोपो नदी? यहाँ पे देखेंगे कांगो नदी के बारे में। तो कांगो नदी जो है ना ये आपका अफ्रीका महादेश की है ये, ठीक है, अफ्रीका महादेश में स्थित है ये कांगो नदी। और यह नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ना कि कर्क रेखा को, भूमध्य रेखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा को ये 2 बार काटती हैं। याद रहेगा। इसके बाद बात करें हम नील नदी के बारे में, ठीक है। तो नील नदी भी अफ्रीका महादेश की नदी है और यह नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित है, ठीक है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। बात करें लिम्पोपो नदी के बारे में, तो ये भी अफ्रीका महादेश में है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आंसर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, ठीक है। बात करें हम कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो भारत की एक नदी है माही नदी, ठीक है, भारत की नदी का एक नाम है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? आपको बताना है निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में है, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या लिटिल निकोबार? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिटिल निकोबार, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लिटिल निकोबार। ध्यान रखिएगा सबसे दक्षिण में क्या है, यहाँ पे लिटिल निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य का नाम बताना है। क्या है? अलास्का है, कैलिफोर्निया है या फिर रोड द्वीप है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और बात करें हम यूएसए, क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन तथ्य अमेजन नदी के से संबंधित सही तथ्य है? ठीक है, यानी कि सिंपल सा कि अमेजन नदी के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है, कौन सा तथ्य ऐसा है जो सत्य है, सही है। पहला है उद्गम एंडीज पर्वत, अमेजन नदी का जो उद्गम है वो एंडीज पर्वत से होती है, या फिर इसका जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर में है, या फिर मुहाना इसका प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पे देखेंगे अमेजन नदी का जो उद्गम है वो एंडीज पर्वत में हुआ है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और अमेजन नदी का जो मुहाना है वो अटलांटिक महासागर में है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी सही है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका सही आंसर कर देंगे डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न है, सीन नदी किस देश की नदी है? सीन नदी किस देश की नदी है? तो याद रखिएगा ये फ्रांस की है, ठीक है, फ्रांस की नदी है सीन नदी। और यहीं पे देखेंगे जो पेरिस है ना, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, सवाल आता भी है। और सीन नदी की लंबाई अगर पूछा जाए तो बताइएगा 777 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो बस आप लोग से इतने ही मांगते हैं कि लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा तो लगता नहीं है आपका, ठीक है, बट आप ऐसा करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, सेट नंबर 9 और 10 उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझाया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।